हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो बचपन से एक फायर फाइटर बनना चाहती थी, लेकिन सिटी के रूल्स उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। तो मूवी शुरू होती है 90s की न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम जॉर्जिया और उसके डॉग एम्बर को देखते हैं। वो अपना फायर ट्रक लेकर एक आग बुझाने जा रहे हैं और इसी चक्कर में बिल्डिंग की बड़ी सी क्लॉक से लटक जाते हैं। अचानक सीन चेंज होकर जॉर्जिया के घर पर आता है और पता चलता है कि ये सब उसकी एक इमेजिनेशन थी। उसके पिता शॉन एक बहुत ही फेमस फायर फाइटर थे, लेकिन अपनी वाइफ के मरने के बाद जॉर्जिया की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई और वो रिटायर होकर एक टेलर बन गए। जॉर्जिया के लिए उसके डैड एक सुपर हीरो है और उन्हीं की तरह वो भी फायर फाइटर बनकर लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन शॉन को उसकी इन हरकतों से बहुत चिंता होती है और उसे खतरे से बचाने के लिए फाइनली वो उसे सिटी के रूल्स के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से लड़कियों को फायर फाइटर नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर जॉर्जिया उदास हो जाती है और शॉन एम्बर को बताता है कि एक दिन मैं उसे अपनी असली प्रॉब्लम बताऊंगा। आगे का सीन 10 साल बाद का है, जहाँ सिटी के एक थिएटर में आग लगी हुई है। कुछ फायर फाइटर्स वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने जाते हैं और देखते हैं कि एक दरवाजे के पीछे से म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं, कोई चीज उन्हें हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। इधर जॉर्जिया अब बड़ी हो चुकी है और अपने डैड के साथ टेलरिंग के काम में उनका हाथ बटाती है। शॉन को लगता है कि अब वो फायर फाइटर बनने के सपने को भूल चुकी है, लेकिन जॉर्जिया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी और अभी भी खुद को उसके लिए ट्रेन कर रही थी। फिर एक रात सिटी का मेयर जिमी उसके डैड से मिलने आता है और जॉर्जिया छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। जिमी बताता है कि सिटी के करीब 40 थिएटर जल चुके हैं और उनकी फायर टीम भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। वो शॉन से वापस आकर सिटी की मदद करने को कहता है और बताता है कि ये मेरे इलेक्शन के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। शॉन उसका ये ऑफर ठुकरा देता है और तब जिमी कहता है कि इस खतरे से कोई सेफ नहीं है और हो सकता है कि कल को जॉर्जिया भी इसकी चपेट में आ जाए। अपनी बेटी के लिए शॉन ये करने को तैयार हो जाता है और जिमी से तुरंत एक नई टीम बनाने को कहता है। सुबह वो किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है और जॉर्जिया एम्बर को बताती है कि अब शायद उसका सपना पूरा हो सकता है। वो अपना भेष बदलकर खुद को एक लड़का बना लेती है और अपने डैड से मिलने उनके फायर ऑफिस में जाती है। वहाँ उसे फायर टीम के कपड़े और उनकी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। दीवार पर वो अपने डैड की एक फोटो देखती है और तभी वो खुद उसके सामने आ जाते हैं। आगे मेयर शॉन को उसकी टीम से मिलवाता है, जिसमें है एक केमिस्ट रिकार्डो, एक टैक्सी ड्राइवर जिन और तीसरा उसकी बेटी जॉर्जिया, जो उन्हें अपना नाम जो बताती है। तभी वो देखते हैं कि जॉर्जिया को उनमें से किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन उसके पैशन को देखकर वो उसे भी अपनी टीम में हायर कर लेते हैं। फिर वो लोग एक थिएटर में लगी आग को चेक करने जाते हैं, जहां शॉन नोटिस करता है कि उसकी टीम एकदम अनाड़ी और बेवकूफ है। वहां वो थिएटर से एक पर्पल स्मोक आते हुए देखते हैं और पुलिस चीफ बताता है कि उन्होंने पूरे एरिया को खाली कर लिया है। शॉन सबको सावधान रहने को कहता है और उन्हें वार्न करता है कि उसके ऑर्डर के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। फिर वो जॉर्जिया के साथ ऊपर आग बुझाने जाता है, लेकिन जिन की गलती से वो बिल्डिंग में क्रैश हो जाते हैं। वहाँ जॉर्जिया को अंदर एक साया नजर आता है और शॉन की वार्निंग के बावजूद वो अकेले उसे चेक करने चली जाती है। जल्दी ही उसका सामना उस साये से होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो उसकी तरफ एक ग्लास बॉल फेंकता है। फिर वो साया एक ट्रम्पेट बजाता है, लेकिन शॉन एंड टाइम पर आकर उसे रोक लेता है और देखता है कि वो साया धुंध में कहीं गायब हो गया है। जॉर्जिया उस बॉल को उठा लेती है और वो दोनों किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। शॉन को अपनी टीम पर बहुत गुस्सा आता है और उसके ऑर्डर को इग्नोर करने के लिए वो जॉर्जिया को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है। जॉर्जिया अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि आगे से वो उसकी हर बात मानेगी। शॉन कुछ सोचकर उसे एक दूसरा मौका देता है और फिर वो थिएटर को अंदर से चेक करने जाते हैं। वो देखते हैं कि ये कुछ अलग तरह की आग है जो चीजों को जलाने के बाद भी उनकी शेप को बनाए रखती है। तभी उनकी नजर सामने दीवार पर पड़ती है, जिस पर किसी इम्पैक्ट का निशान बना हुआ है और जॉर्जिया बताती है कि ये जरूर इस बॉल का काम है। शॉन उसकी समझदारी से बहुत इम्प्रेस होता है और जॉर्जिया भी ये देखकर खुश हो जाती है। इधर जिमी इस कामयाबी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है ताकि लोगों को दिखा सके कि वो उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। जॉर्जिया को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो शॉन से पूछती है कि कहीं इलेक्शन जीतने के लिए ये सब जिमी ने तो नहीं किया। लेकिन शॉन उसे इसकी गलतफहमी बताता है और कहता है कि बिना सबूत के वो इस तरह उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते।
फिर वो कल मिलने को कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है और जॉर्जिया भी टाइम रहते घर वापस पहुंच जाती है। आगे एक सीन में हम उस साय को देखते हैं जो बताता है कि जल्दी ही वो अपना एक ग्रैंड प्रोग्राम करने वाला है और इस बार इसका शिकार पूरी न्यूयॉर्क सिटी बनेगी। यही हम गायब हुए उन फायर फाइटर्स को भी देखते हैं जिसे उस साय ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। अगली सुबह शॉन एक बार फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और जॉर्जिया बहाना बनाकर एम्बर को भी उसके साथ भेज देती है। फिर वो भेस बदलकर जल्दी से फायर स्टेशन में जाती है और शॉन भी अपनी टीम को जल्दी आया देख बहुत इम्प्रेस होता है। वो देखता है कि रिकार्डो ने बॉल की जांच शुरू कर दी है और उधर जिन ने भी ट्रक को और फास्ट बना लिया है। जॉर्जिया उसे बताती है कि सिटी में बस एक आखिरी थिएटर बचा है, लेकिन वहाँ पुलिस की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है और उनसे बचकर अंदर जाना बहुत मुश्किल है। शॉन समझ जाता है कि ये उनका आखिरी चांस है और जिन और रिकार्डो को उनका काम समझाकर वो जॉर्जिया को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देने लगता है। जल्दी ही वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाती है और वो सब उस आखिरी थिएटर को चेक करने जाते हैं। पता चलता है कि वो थिएटर एक डिवाइन नाम की डांसर का है जो शॉन के लाख समझाने के बावजूद उसे बंद करने से मना कर देती है। वो बताती है कि 3 दिन बाद मेरा एक ग्रैंड प्रोग्राम होने वाला है और इतनी मेहनत के बाद मैं अपने शो को कैंसिल नहीं कर सकती। इधर जॉर्जिया उसकी असिस्टेंट पॉलिन से मिलती है जो उसे बताती है कि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20 सालों से हूँ, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी। तभी डिवाइन उसे खुद को ऊपर खींचने को कहती है, लेकिन रस्सी वाला लीवर टूट जाता है और डिवाइन स्टेज तोड़कर सीधा नीचे जा गिरती है। पॉलिन को लगता है कि ये सब उसी की गलती है और वो कभी कोई काम अच्छे से नहीं कर सकती। तब जॉर्जिया उसे अपनी असलियत बताती है कि कैसे मैं इस सिटी की पहली फायर वुमेन बनना चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी तरह अपने पैशन को दिल से फॉलो करना चाहिए। तभी वो जिमी को वहाँ आते हुए देखती है और पॉलिन बताती है कि वो हमेशा इसी तरह छुप कर यहाँ आता रहता है। जॉर्जिया उसे चेक करने उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो बेसमेंट में बने एक रूम में चला गया है। वहाँ वो उसे वही म्यूजिक बजाते हुए देखती है जो थिएटर में उस साय ने बजाया था और ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम से उस बॉल पर वही म्यूजिक चलाने को कहती है और वो देखते हैं कि म्यूजिक से वो बॉल एक्टिवेट हो रही है। एम्बर लाइट से अट्रैक्ट होकर उस बॉल की तरफ जाती है और एक तेज धमाके के साथ वो शॉन और जिन हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जॉर्जिया रिकार्डो से उन तीनों को बाहर ले जाने को बोलती है और खुद वहाँ लगी आग को बुझाने में लग जाती है और उसे ये भी समझ आता है कि बॉल म्यूजिक स्टार्ट होने के 90 सेकंड बाद ब्लास्ट होती है। आगे हम उन सबको एक बार फिर थिएटर में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो ढेर सारे पानी के पाइप्स फिट करते हैं ताकि आग लगते ही उस पर काबू पाया जा सके। यहीं जॉर्जिया को पॉलिन भी दिखाई देती है जो उसे बताती है कि डिवाइन ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगी। और ये कहकर वो अपना सामान लेने वापस थिएटर में चली जाती है। तभी पुलिस चीफ उन्हें बताता है कि थिएटर में हर जगह आग लगी हुई है और ये सुनकर जॉर्जिया को पॉलिन की याद आती है। वो शॉन के साथ उसकी मदद करने जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाए फर्श टूटने से पॉलिन नीचे गिर जाती है। शॉन किसी तरह जॉर्जिया को वहाँ से बाहर निकालता है और समझाता है कि पॉलिन के साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। तभी जिमी आकर उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है क्योंकि एक तो ये सिटी का बचा हुआ आखिरी थिएटर था और दूसरा वो अपना इलेक्शन जीत चुका है। ये सुनकर शॉन को भी उस पर शक हो जाता है और वो उसके पीछे नीचे बने उस रूम तक आते हैं। अंदर उन्हें डिवाइन दिखाई देती है और एक ट्रैप डोर से होते हुए वो सारे नीचे टनल्स में आ जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिमी और डिवाइन एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और ये बात छुपाने के लिए ही वो अक्सर छुप कर यहाँ आया करता था। तभी उन्हें टनल में एक फायर हेड पड़ा हुआ मिलता है और आगे बढ़ते हुए वो एक सीक्रेट लोकेशन पर आते हैं। वहाँ उन्हें कुछ केमिकल्स और वो खोए हुए फायर फाइटर्स दिखाई देते हैं और ये भी पता चलता है कि वो आदमी अपने अगले प्लान के लिए क्राइसलर बिल्डिंग पर जाने वाला है जो इस सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ जॉर्जिया शॉन को अपनी असलियत बताती है, लेकिन ये देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होता। फिर वो उसे 16 साल पुरानी एक बात बताता है कि कैसे वो एक कपल की जान बचाने में फेल हो गया था और जॉर्जिया असल में उन्हीं की बेटी है। तब से उसने ठान लिया था कि वो जॉर्जिया को किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा और इसीलिए वो उसे फायर फाइटर नहीं बनाना चाहता। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वो विलेन आ जाता है और शॉन को अपने चैम्बर में कैद कर लेता है। फिर वो उनकी डॉग एम्बर पर हमला करता है और जॉर्जिया देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि पॉलिन ही है। पॉलिन उसे बताती है कि ये दुनिया हमेशा से लड़कियों को कमजोर समझती आई है और इसी कारण से किसी थिएटर ने उसे कभी चांस नहीं दिया।
अब वो इन सब से अपना बदला लेना चाहती है और जॉर्जिया को भी अपने साथ आने को कहती है। जॉर्जिया ऐसा करने से मना करती है और उसे समझाती है कि इस तरह वो अपने टैलेंट को बर्बाद कर रही है। पोलिन पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता और वो चैम्बर में गैस चालू करके वहाँ से निकल जाती है। जॉर्जिया एम्बर की मदद से किसी तरह शॉन को वहाँ से बाहर निकालती है और शॉन भी उसकी बहादुरी देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो जॉर्जिया को पोलिन के पीछे जाने को कहता है और खुद 5 फाइटर्स को वहाँ से बाहर निकालने जाता है। अपने दोस्तों के साथ क्राइसलर बिल्डिंग की ओर जाती है और वो लोग भी उसे लड़की के रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि पोलिन गाड़ी लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रही है और जॉर्जिया भी एक रस्सी से लटक कर उसके पीछे जाती है। वहाँ पोलिन उन बॉल्स को एक वेंट में डालती है और फिर उसके प्रेशर को बढ़ा देती है। इससे वहाँ एक तेज धमाका होता है जो उन बॉल्स को पूरी सिटी में फैला देता है, लेकिन जॉर्जिया इससे किसी तरह बच जाती है। शॉन भी वहाँ उसकी मदद करने आता है, लेकिन पता चलता है कि उस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनी हैं और तभी उसे पास ही एक दूसरी ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है। इधर जॉर्जिया किसी तरह बिल्डिंग के ऊपर तक आती है और देखती है कि पोलिन अपने गिटार से म्यूजिक को शुरू करने वाली है। वो जानती है कि उसके पास 90 सेकंड का टाइम है और तभी उसे गिटार से कनेक्टेड पावर कोड दिखाई देती है। शॉन भी उसकी बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। उधर जॉर्जिया किसी तरह उस कोड तक पहुंच जाती है और धमाके से पहले ही गिटार की तारों को अलग कर देती है। पोलिन गुस्से में उसे छत से नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्जिया कोड के सहारे बच जाती है। इधर दूसरी कोड को खींचते हुए बैलेंस बिगड़ने से पोलिन भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन जॉर्जिया एंड टाइम पर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है। उधर जिन और रिकार्डो गाड़ी लेकर शॉन के पास आते हैं और फिर दूसरी बिल्डिंग पर जाकर उन दोनों को बचा लेते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि सिटी की तरफ से उन तीनों को एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और जॉर्जिया यूएस इतिहास की पहली फायर वुमेन बन जाती है। शॉन के साथ साथ सभी लोगों को उन पर बहुत प्राउड फील होता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।